हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे। 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। छठा चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। और इसको जिसने लिखा है आप सबको उसका नाम याद होगा, है ना। जिसका नाम सरदार भगत सिंह है ना, सरदार शहीद भगत सिंह। उसी के द्वारा जो है ये एक लेख और एक पत्र लिखा गया है। तो ये चैप्टर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक लेख मतलब पहले जो ना शुरू में विद्यार्थी और राजनीति, वो उस शीर्षक से जो एक लेख लिखा हुआ है। उसके बाद जो एक पत्र लिखा है जो सरदार भगत सिंह के जो साथी थे, जिसका नाम सुखदेव था, है ना। तो उनको एक पत्र लिखे हैं। तो एक लेख और एक पत्र चैप्टर का नाम है, और इसका लेखक जो है वो सरदार भगत सिंह है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और रही इसका लेखक के परिचय वाली बात, तो परिचय के लिए एक सेपरेट वीडियो है ना बना देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। इसमें केवल चैप्टर पढ़ा देते, नहीं तो ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सरदार भगत सिंह कहते हैं कि इस बात का बड़ा भारी शोर पंजाब के अंदर सुनाई देता है कि विद्यार्थी को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया जाता है, और पंजाब सरकार की राय भी बिल्कुल न्यारी है कि जो नौजवान, जो विद्यार्थी कॉलेज में दाखिला लेंगे, एडमिशन कराएंगे, उससे पहले, एडमिशन कराने से पहले उनसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है कि वह पढ़ाई करने के दरमियान राजनीतिक में हिस्सा नहीं ले सकते, वो पढ़ाई करने के दरमियान पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं ले सकता है। और आगे सरदार भगत सिंह कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सभी लोगों की ओर से चुना हुआ जो व्यक्ति है, जिसका नाम मनोहर है, वो अभी शिक्षा मंत्री है, और वो खुद स्कूल और कॉलेज के नाम पत्र लिख करके भेज रहे हैं कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला कोई भी राजनीतिक कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकते, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। कुछ दिन पहले लाहौर में स्टूडेंट यूनियन यानी विद्यार्थी सभा के द्वारा विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे, और उस विद्यार्थी सप्ताह के अंदर सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा दोनों ने अपने भाषण में इस बात पर ही जोर दिया कि विद्यार्थी को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। माना सरदार भगत सिंह जो है वो थोड़ा नाराज दिख रहे हैं यहां पर। वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी को राजनीतिक से दूर रखने का प्रयास किया जाता है, ये कहां तक सही है। अगर आज विद्यार्थी राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेगा, देश की परिस्थितियों को वह समझेगा नहीं, तो अचानक वही भविष्य में उसी विद्यार्थी के हाथ में उस देश का बागडोर आएगा, तो वो कैसे संभालेगा, जिसको कि राजनीति का रो भी नहीं आएगा। और वो भगत सिंह कह रहे हैं कि पंजाब सरकार का हाल देखिए, चारों तरफ पंजाब में ये शोर सुनाई देता है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आगे सरदार भगत सिंह कहते हैं कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है कि पंजाब राजनीतिक में पिछड़ा हुआ है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब राजनीति में अगर पिछड़ा हुआ है तो भगत सिंह कहते हैं कि इसका कारण है कि पंजाब में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो बुद्धू है। पंजाब की शिक्षा निकम्मी है, पंजाब की शिक्षा फिजूल है, और यह कारण है कि पंजाब राजनीतिक में पिछड़ा हुआ है। और दूसरा कारण भगत सिंह बतलाते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो नौजवान है, वह देश की बातों में हिस्सा नहीं लेते हैं, और देश की राजनीति का उसका रो भी नहीं आता है।
देश की परिस्थितियों का नौजवानों को, विद्यार्थियों को कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए पंजाब की राजनीति पिछड़ा हुआ है। सरदार भगत सिंह आगे लिखते हैं कि आजकल जो नौजवान हैं, कॉलेज से पढ़कर जब निकलते हैं और देश के बारे में और राजनीति के बारे में ऐसी ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि अगर आप सुन लीजिएगा तो अफसोस कर के बैठ जाने के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं होगा। जिन नौजवानों को कल यानी भविष्य में देश का बागडोर अपने हाथों में लेना है, उस नौजवानों को पॉलिटिक्स से दूर रख करके उसको अक्ल का अंधा बनाया जाता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि इसका भविष्य में परिणाम क्या होने वाला है। आगे भगत सिंह बताते हैं कि विद्यार्थी का काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगा देना चाहिए। यह अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को देश की परिस्थितियों का ज्ञान और देश में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के समाधान का उपाय भी सोचने की क्षमता विकसित करना चाहिए। अगर पढ़ाई के साथ साथ उनको इन बात का शिक्षा नहीं मिलता है विद्यार्थियों को कि वह किस तरह से देश की परिस्थितियों को समझने का और देश की समस्याओं को समाधान करने का अगर उसके अंदर योग्यता पैदा नहीं हो रहा है तो वह शिक्षा निकम्मा है। यहां प्रश्न बनेगा कि भगत सिंह कैसे शिक्षा को निकम्मा कहते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि वैसी शिक्षा जिससे सिर्फ क्लर्क तैयार हो, पढ़ लिख करके परीक्षा में पास करके केवल किरानी तैयार हो, क्लर्क तैयार हो, वह शिक्षा निकम्मी शिक्षा है। वह शिक्षा जो देश के परिस्थितियों को समझने, देश की राजनीति के हाव भाव को समझने और देश की समस्याओं का समाधान करने का उपाय जो शिक्षा युवाओं को नहीं बताता है, वो शिक्षा निकम्मा है। ये भगत सिंह जी का कहना है। ठीक, यहां तक पढ़ लिए। अब दो चार प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं। भगत सिंह नौजवानों के विषय में किस तरह की बातें सुन रहे थे? पढ़ा ना ऊपर कि भगत सिंह नौजवानों के विषय में ये बातें सुन रहे थे कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कॉलेज प्रशासन नौजवानों को किस शर्त पर प्रवेश दे रहे थे? मतलब कॉलेज में जो नौजवान लोग एडमिशन कराने जाते थे तो उनका एडमिशन किस शर्त पर हो रहा था? शर्त यह था कि पहले हस्ताक्षर कर दीजिए कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लीजिएगा, है ना, यह शर्त था। तो जो शर्त पर हस्ताक्षर करता था तो उसका एडमिशन हो जाता था। तीसरा है, भगत सिंह के अनुसार राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है? आंसर पंजाब। और चौथा प्रश्न, राजनीतिक जीवन में पंजाब के पिछड़े होने का क्या कारण है? अभी मैंने बताया आपको, पंजाब राजनीतिक जीवन में पिछड़ा इसलिए है क्योंकि पंजाब के विद्यार्थियों को शुरू से ही राजनीतिक जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती। और लास्ट प्रश्न 5 नंबर, भगत सिंह ने कैसी शिक्षा को निकम्मा कहा था? तो भगत सिंह ने कहा कि जो शिक्षा देश के परिस्थितियों का ज्ञान और उसके सुधार के उपाय की योग्यता पैदा न करे, वैसी शिक्षा निकम्मी शिक्षा है। और शिक्षा व्यवस्था का क्या हालात था उस समय? तो सरदार भगत सिंह एक घटना का हवाला देते हुए समझाते हैं लोगों को। लिखते हैं वो अपने लेख में कि एक किताब है, उसका नाम है अपील टू द यंग। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़े समाजशास्त्री जिसका नाम है प्रिंस क्रोपटिकन। प्रिंस क्रोपटिकन एक रूसी अर्थशास्त्री है, उसके द्वारा एक किताब लिखा गया है, उसका नाम है अपील टू द यंग।
और ये किताब में ये बात मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है, ये समझाया गया है, इस बात का उपाय बताया गया है कि एक लड़का, एक युवा, एक लड़की किस तरह से पढ़ाई करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इतनी अच्छी किताब थी और ये पूरी दुनिया के लोग इस किताब को पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छी किताब है, सबको पढ़ना भी चाहिए। तो एक लड़का कॉलेज में बैठ के ये किताब पढ़ रहे थे। एक प्रोफेसर आगे से गुजरे, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? तो लड़कों ने जवाब दिया, अपील टू द यंग, प्रिंस क्रोपिटिकन सर का पढ़ रहे हैं। तो प्रोफेसर ने कहता है कि लगता है ये कोई बंगाली लेखक है। लड़का हंस दिया। लड़का इसलिए हंसा, अच्छा हंसने से पहले उसका जवाब दे दिया इनको, प्रोफेसर साहब को, लड़का ने, कि सर प्रिंस क्रोपिटिकन का नाम तो बड़ा प्रसिद्ध है, ये बड़े अर्थशास्त्र के विद्वान थे। और वो हंस दिया। क्यों हंसा? वह लड़का इसलिए हंसा, उसकी योग्यता पर हंसा, प्रोफेसर की योग्यता पर, कि अगर आप प्रोफेसर हैं, इस किताब की जानकारी नहीं है, तो कम से कम ये इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, कम से कम इसका नाम तो याद होना चाहिए था। आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए था कि ये रूस के हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। फिर हंस करके फिर लड़का जब है ना, फिर उससे कहता है कि सर ये तो बंगाली लेखक नहीं, ये रूसी लोग हैं, ये रूसी लेखक है। और अब तो देखिए प्रोफेसर की योग्यता। तो आगे प्रोफेसर कहते हैं, क्या रूसी है? तुम बोल्शेविक हो, तुम पॉलिटिक्स की किताब पढ़ते हो। अब बताइए यार, पॉलिटिक्स की किताब था, तुम पॉलिटिक्स की किताब पढ़ते हो, तुम बोल्शेविक हो, तुम क्रांतिकारी बनना चाहते हो। पूरा टूट पड़ा उसको। तो ये घटना भगत सिंह बताते हैं और आगे लिखते हैं कि आप लोग देख लीजिए एक बड़े प्रोफेसर की योग्यता को, टैलेंट को। अब इन बेचारे विद्यार्थियों को ऐसे प्रोफेसर से क्या सीखना, और ऐसे प्रोफेसर से अगर विद्यार्थी ज्ञान हासिल भी कर ले तो ऐसे नौजवान आगे अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो वो वहां के जो है ना शिक्षा व्यवस्था का वो पोल खोल रहा है। और आगे लिखते हैं भगत सिंह कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। व्यवहारिक राजनीति, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक राजनीति भी समझना चाहिए। व्यवहारिक राजनीति का मतलब होता है अनुभव और वास्तविकता के आधार पर राजनीति। मतलब व्यवहारिक राजनीतिक में जो भी निर्णय लिया जाता है वह वास्तविक समस्या और समाज की जरूरतों के अनुसार लिया जाता है। एक होता है किताब से पढ़ लिए राजनीति समझ गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जमीनी हकीकत को समझना, वास्तविकता को समझना, समाज की जरूरतों को समझना और उसके हिसाब से राजनीतिक निर्णय लेना, इसी राजनीति को व्यवहारिक राजनीति कहा जाता है। और सरदार भगत सिंह कहते हैं कि हर एक नौजवान को व्यवहारिक राजनीति सीखना चाहिए। और ये व्यवहारिक राजनीतिक आपको किताब पढ़िएगा तो वहां से सीख नहीं पाइएगा। ये व्यवहारिक राजनीतिक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उसका स्वागत करने और उसका भाषण सुनने से आप व्यवहारिक राजनीतिक सीख पाइएगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, विद्यार्थी को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। सरदार भगत सिंह प्रश्न करते हैं, क्या विद्यार्थी अगर हमारे देश के अंदर है तो वो जब जन्म ले क्या उसी समय उससे उसको खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पैराग्राफ खत्म। यहां पर कुछ क्वेश्चन है, आप लोग जो पढ़ाए थोड़ा जवाब दीजिए। पहले विद्यार्थी कौन सा पुस्तक पढ़ रहा था, याद करिए, अपील टू द यंग। उसका लेखक कौन है? प्रिंस क्रोपिटिकन। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का क्यों हंसा था, बताइए आप लोग। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का क्यों हंसा था? कि यार प्रिंस क्रोपिटिकन रूस के बहुत बड़े लेखक थे, अर्थशास्त्री थे, और उसका उनको नाम तक मालूम नहीं था कि रूसी लोग हैं। इस योग्यता पर, प्रोफेसर साहब की इस योग्यता पर रूसी लड़के ने हंस दिया। तो अगर पूछेगा कि प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का क्यों हंसा था, आप उत्तर में लिखिएगा कि प्रोफेसर साहब ने रूसी लेखक को बंगाली बता दिया था, इसीलिए हंस दिया।
और भगत सिंह किस बात का विरोध करते हैं? भगत सिंह विद्यार्थी यानी इस बात का विरोध करते हैं कि विद्यार्थी को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाना नहीं चाहिए, इस बात का विरोध करते हैं। और आगे भगत सिंह लिखते हैं कि हिंदुस्तान अब जिस हिंदुस्तान अभी जिस हालातों में है, ऐसे हालातों में हिंदुस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है जो तन मन और धन से देश की सेवा करे, जो पागलों की तरह पूरी उम्र देश की आजादी के लिए निछावर कर दे। ऐसे लोगों की हिंदुस्तान को अभी आवश्यकता है। क्या बूढ़े आदमी में से ऐसे लोग मिल सकते, या जो परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे हुए लोग हैं, क्या उनमें से ऐसे लोग मिल सकते हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए तन मन और धन सब कुछ उस पर अर्पित कर दे? उनमें से ऐसे लोग नहीं आ सकते, बूढ़े में से ऐसे लोग नहीं आ सकते, परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे हुए लोगों में से ऐसे लोग नहीं आ सकते। ऐसे लोग केवल विद्यार्थी और नौजवानों में से आ सकते, और सारे विद्यार्थी और सारे नौजवानों में से भी नहीं, वो विद्यार्थी और वो नौजवान जिसने व्यवहारिक राजनीति को जानता हो, जिसको व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान हो, केवल वही आ सकते। और जो सयाने और चतुर लोग हैं उनमें से भी ऐसे लोग नहीं आ सकते, और ऐसे विद्यार्थी भी नहीं आ सकते हैं जो केवल ज्योग्राफी और गणित के परीक्षा के पर्चों के लिए घंटा लगाया हो, उनमें से भी ऐसे लोग नहीं आ सकते। सरदार भगत सिंह आगे लिखते हैं कि इंग्लैंड जब जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी कॉलेज को छोड़ करके जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए चल पड़े। क्या वो पॉलिटिक्स नहीं था? तब जो हमारे यहां पर जो ये पंडित, ये उपदेशक हैं कि पॉलिटिक्स में विद्यार्थी को हिस्सा न लेना चाहिए, तो इसको वहीं भेज देना चाहिए था। उसको जाके कहते कि तुम क्यों राजनीति में हिस्सा ले रहे, तुम जाकर के शिक्षा हासिल करो। कहां थे उस समय ये सारे उपदेशक? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं। बारदोली सत्याग्रह का जिक्र है जो गुजरात में पड़ता है। बारदोली सत्याग्रह में गुजरात का लड़का, अहमदाबाद के लड़के, नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के लड़के वहां के सत्याग्रह में बारदोली वालों का मदद कर रहे हैं। क्या वे उसका मदद कर रहे हैं तो क्या वे मूर्ख रह जाएंगे? भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी देश को आजाद करने वाले, दुनिया का कोई भी देश हो, उसको आजाद करने वाले वहां के नौजवान और विद्यार्थी ही हुआ करते हैं। जिस देश का विद्यार्थी और नौजवान जब तक जगेगा नहीं, जब तक उसके अंदर एकता, यूनिटी नहीं आएगी, तब तक कोई भी देश आजाद नहीं हो सकता है। सरदार भगत सिंह आगे लिखते हैं कि विद्यार्थी पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का ज्ञान भी हासिल उसे करना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़ना चाहिए और पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देना चाहिए, है ना। ये सरदार भगत सिंह आगे लिखते हैं इस बात। अब कुछ प्रश्न है जो आपको अभी पढ़ाया ये पैराग्राफ, इसका कुछ क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, हिंदुस्तान को किस तरह के देश सेवकों की आवश्यकता है, बताओ। वैसे देश सेवक जो तन मन और धन से देश की सेवा करे और पागलों की तरह देश की सेवा करे। कैसे लोग देश की सेवा नहीं कर सकते? जो पारिवारिक झंझटों में पड़े लोग हैं, जो दुनियादारी के झंझटों में पड़े लोग हैं, वे देश की सेवा नहीं कर सकते। सरदार भगत सिंह ने क्या बताया कि नौजवान में भी कौन देश की सेवा कर सकता है? सारे नौजवान नहीं कर सकते, सारे विद्यार्थी नहीं कर सकता है। वही नौजवान कर सकते हैं जिन्होंने व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया हो। और सभी देशों की आजादी में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो वहां के विद्यार्थियों की और वहां के नौजवानों की। लास्ट प्रश्न, भगत सिंह ने विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया है? भगत सिंह ने विद्यार्थियों को संदेश दिया है कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को राजनीतिक
का भी ज्ञान होना चाहिए, यह संदेश दिया। इस चैप्टर का जो एक भाग है, जो विद्यार्थी और राजनीति नाम से एक निबंध था, वो यहां पर कंप्लीट हुआ। अब सुखदेव सिंह जो भगत सिंह के साथी हैं, और आप सबको पता होगा कि एक साथ इन लोगों को फांसी की सजा भी हुई थी, और देश के दीवाने थे ये लोग, और देश की आजादी में आप जानते हैं सारे हिंदुस्तानों के दिलों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब बसते हैं। तो सुखदेव जो है वो भगत सिंह को पत्र लिखते हैं, और भगत सिंह उसके पूरे पत्र को पढ़ने के बाद और उनके पूरे पत्र को पढ़ने के बाद भगत सिंह ने उसका रिप्लाई में, आप कह सकते हो कि एक पत्र लिखते हैं इधर से, प्रिय भाई, भगत सिंह बोलते हैं, सुखदेव को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार पढ़ा और मैं अनुभव करता हूं कि ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, हम लोगों पर अलग अलग प्रभाव डाला है, और जिन बातों से जेल के बाहर आप घृणा करते थे, है ना, जिन बातों से सुखदेव भाई आप जेल के बाहर घृणा करते थे, वे देखते हैं कि अब आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। जब आप बाहर थे तो आप इसके कड़े विरोधी थे इस बातों का। कौन सा बात है अभी आगे पता चलेगा। इस संबंध में अब आपके विचारों में भी भारी परिवर्तन और क्रांति आ चुका है। आगे लिखते हैं कि सुखदेव भाई, आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा किया था। तब मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ना कई परिस्थितियों में आत्महत्या करना उचित होता है या उचित हो सकता है, मैंने आपसे कहा था। लेकिन आप मेरे इस दृष्टिकोण का विरोध किए थे, और यह बात जहां पर हुआ था वह स्थान और वह समय भी हमें भली प्रकार याद है। यह बात सहनसाई कुटिया में शाम के समय में हुई थी। सहनसाई कुटिया में आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था, क्या आत्महत्या, यह तो कायरता का काम है। कायरता मतलब यह तो डरपोक का काम है कि जो दुनिया के कष्टों से डर जाता है वो आत्महत्या कर लेता है। यह कार्य उचित नहीं हो सकता है। आपने यह भी कहा था कि जो आत्महत्या है यह भयानक है और यह घृणित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैंने जो आपका पत्र पढ़ा उसमें देख रहा हूं कि आपकी राय अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक बता रहे हैं। लेकिन सुखदेव भाई, मेरी इस विषय में अभी भी वही राय है जो पहले आपकी थी। अर्थात मेरी राय यह है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का काम है, यह डरपोक का काम है। और क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या। कोई भी मनुष्य, चाहे क्रांतिकारी हो या कोई भी मनुष्य, आत्महत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। और आप लिखते हैं पत्र में कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहने से देश की सेवा किस प्रकार किया जा सकता है। और आप जैसे व्यक्ति ऐसे की और से ऐसा प्रश्न करना आश्चर्य की बात है कि आप जैसे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि कष्ट सह करके कैसे देश की सेवा किया जा सकता है। सरदार भगत सिंह आगे लिखते हैं कि सुखदेव भाई, मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव देश की सेवा की है। अब वह समय आ गया है कि आपने देश की सेवा जो की है और उसके लिए आप कष्ट उठाइए। और दूसरी बात यह है कि यह वही मौका है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व भी करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसा कि आपको पता होगा
कि मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। आपको आप लोग भी जहां इतिहास पढ़ेंगे तो पता होगा कि भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त मिलकर के जो है कि वो बम फेंकने का काम किए थे। कार्य करने के बाद उसका परिणाम और फल भोगने की भी बारी आता है कि जैसे मैंने असेंबली में बम फेंक दिया, अब मैंने वो कार्य किया, अब उसका परिणाम और फल भोगने की बारी भी आएगा। तो जब देश की सेवा के लिए हम लोग कोई कदम उठाए और उसके बदले में अगर कोई कष्ट मिलता है तो उस कष्ट से बचने के लिए हम लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही हमें गिड़गिड़ाना चाहिए। ऐसा करने से देश के युवाओं में, जो देश का वो वर्ग जो अब तक देश के भविष्य के लिए, देश के एक अच्छे भविष्य के लिए या देश की आजादी के लिए अपना कदम नहीं उठाए, उसके बीच एक नकारात्मक मैसेज जाएगा, नकारात्मक संदेश चला जाएगा। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं, ये भगत सिंह लिख रहे हैं सुखदेव भाई को, ये पूरा पत्र लिख रहे हैं, वो सुखदेव है ना, उसको भाई करके इसमें संबोधित कर रहे हैं भगत सिंह, कि मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। भगत सिंह लिख रहे हैं सुखदेव को कि हमको यह पहले से पता था कि हम लोग बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। मैंने उपवास किया था, उपवास में मैं अगर मर जाता तो क्या वो आत्महत्या था? नहीं, वो आत्महत्या नहीं था, क्योंकि मैंने जो उपवास किया था वो देश की सेवा के लिए कर रहा था, देश की भलाई के लिए कर रहा था, वो कभी आत्महत्या नहीं हो सकता। तो मैंने देश की भलाई के बारे में सोचा तो मैं उपवास कर रहा था, और उपवास करने के दौरान हमें कष्ट हो रहा था। कष्ट से ही तो देश की सेवा की जा सकती है। और आपको पता होगा कि हमारे मित्र श्री यतीन्द्र नाथ दास, याद रखिएगा इसका नाम का चर्चा है, श्री यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु को कौन भुला सकता है? क्या आप उसकी मृत्यु को आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहना फलीभूत हुआ। आज समस्त देश में, पूरे देश के अंदर में एक विराट और एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। हम लोग अपने लक्ष्य में सफल हुए और इस प्रकार संघर्ष करके मरना एक आदर्श मृत्यु है। यानी सरदार भगत सिंह कह रहे हैं कि अगर देश की आजादी के लिए, देश की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष करने में अगर हमारी मृत्यु होती है तो वो सबसे आइडियल मृत्यु, सबसे आदर्श मृत्यु होगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन है। भगत सिंह सुखदेव की किस बात पर आश्चर्य करते हैं? भगत सिंह जो है सुखदेव की किस बात पर आश्चर्य करते हैं? अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जब सुखदेव ने पत्र में लिखा था कि केवल कष्ट सहन करने से अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, ये कौन बोल रहे हैं? सुखदेव बोल रहे थे भगत सिंह को। तो यही बात सुन करके जो है भगत सिंह को आश्चर्य हुआ था। दूसरा प्रश्न, असेंबली में बम किसने फेंका? भगत सिंह। भगत सिंह के अनुसार लोगों पर किस बात का उल्टा प्रभाव पड़ेगा? इस बात का उल्टा प्रभाव पड़ेगा कि अगर हम देश की सेवा के लिए आगे बढ़े हैं, अगर हमको उसके बदले कोई कष्ट होता है या कोई सजा मिलता है, तो उस कष्ट और सजा से बचने के लिए हमें नहीं गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, उसके आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए। अगर हाथ जोड़ लेंगे और गिड़गिड़ाएंगे तो इस बात का लोगों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। भगत सिंह को किस बात का विश्वास था? तो जो सुखदेव भाई को पत्र में वो लिख के बता रहे हैं, भगत सिंह को इस बात का विश्वास था कि वो बोलते हैं अपने बारे में कि मुझे पहले से मालूम था कि हम बहुत जल्द ही मर जाएंगे। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि इसके अलावे हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उसको धैर्य पूर्वक यानी पूरे हिम्मत से उस दिन का प्रतीक्षा करना चाहिए जिस दिन उसको यह सजा सुनाई जाएगी और जिस दिन उसको फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु सुंदर मृत्यु होगा, इसको आत्महत्या नहीं कर सकते। और आत्महत्या करना
ये तो केवल कुछ दुखों से बचने के लिए जीवन को समाप्त कर देना ही आत्महत्या होता है। ये सब बात उसको सुखदेव को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सुखदेव जब इसको पत्र लिखे थे भगत सिंह को, तो उसमें वो चर्चा किए थे आत्महत्या के विषय में, अपनी आत्महत्या के विषय में, है ना, कुछ ऐसा ही था, इसलिए उनको वो एक साहस बांध रहे हैं उनको और लिख रहे हैं। और आगे भगत सिंह लिखते हैं कि अगर देश की आजादी के लिए लड़ते हुए, देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु होता है तो वो सबसे सुंदर मृत्यु है। ये आत्महत्या, ये तो कायरता का काम है। और आगे भगत सिंह लिखते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आता है तो वो विपत्ति इंसान को मजबूत बनाता है, इंसान को चालाक बनाता है, इंसान को पूर्ण करता है। और जो सरदार भगत सिंह है ये रूसी साहित्य, ये जो है रूसी साहित्य को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि रूस के साहित्य में जो वास्तविकता देखने को मिलता है वो भारत के साहित्य में नहीं मिलता है। मतलब ये हुआ कि जो रूस के साहित्य है और वहां के साहित्य में जो कहानी बताया गया है, उस कहानी में यह बताया गया है कि किस तरह से कष्ट और दुख सह करके देश की सेवा की जा सकती है। और रूसी साहित्य को पढ़ने से कष्ट और दुख सह करके देश की सेवा करने का भाव पैदा होता है। इसलिए ये भगत सिंह रूसी साहित्य को ज्यादा पसंद करते थे। और उनका अपील भी था उस समय कि भारत के नौजवानों को, विद्यार्थियों को रूसी साहित्य पढ़ना चाहिए, उससे उनके अंदर कष्ट और दुख को सह करके देश की सेवा करने का भाव आएगा, उसको प्रेरणा मिलेगी। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, अगर मैं क्रांतिकारी हूं या हम सब क्रांतिकारी हैं तो हमें विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जेल और केवल जेल में ही कोई व्यक्ति अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकता है या उसके प्रत्यक्ष अध्ययन का अवसर पा सकता है। यानी सुखदेव को जो है भगत सिंह लिख के कह रहे हैं कि जेल ही वो ऐसा जगह है जहां पर समाज के अंदर क्या अपराध हो रहा है, क्या पाप हो रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान जेल है। ये कौन कह रहा है? सरदार भगत सिंह कह रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा, इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये किसी भी तरह से उचित इस बात को नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन है बीच में कुछ, अब देख लेते। बताइए जेलों में किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? तो अपराध और पाप का अध्ययन। क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों पर भार दूसरे लोगों पर छोड़ना किस प्रकार का कार्य माना जाता है? अप्रतिष्ठापूर्ण और घृणित कार्य। यानी प्रश्न है ये सर, कैसा प्रयत्न कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है? यानी भगत सिंह कहते हैं कि अनावश्यक और अनुचित प्रयत्न। यहां पर देखिए भगत सिंह जो है कहते हैं कि जहां पर आवश्यक हो, जहां पर उचित हो, वहीं पर आपको प्रयत्न करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जहां आंदोलन करना अनुचित नहीं है, अनावश्यक है, तो वहां पर आंदोलन नहीं करना चाहिए, वहां क्रांति की आवश्यकता नहीं है। आगे भगत सिंह लिखते हैं सुखदेव को कि वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का मतलब जेल का जीवन अपमानपूर्ण है,
तो आप इसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः आप यह कहेंगे कि अगर मैं इसको सुधार करने के लिए संघर्ष करूं तो यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता। यह तो वही तर्क हो जाएगा जिसकी आड़ लेकर, यानी जिसकी बहाना बनाकर साधारणतः जो कमजोर लोग होते हैं वो आंदोलन से बचना चाहते हैं। आगे चलकर आप ये भी लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के बाद किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देता है। जेल की यातनाएं इंसान के समस्त वातावरण को रौंद कर रख देता है। आप ये बोल रहे हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जेल के बाहर का वातावरण क्या वो हम लोगों के विचारों के अनुकूल था? बाहर के वातावरण भी तो हम लोगों के विचारों के अनुकूल नहीं था। कई सफलताएं हम लोगों को हाथ लगी, फिर भी हम लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अगर आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य नहीं हुआ होता, यदि ऐसा है तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। यह ठीक है कि हम भी वातावरण को, हम लोगों ने वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, देश के वातावरण को बदलने में। और हम नहीं होते तो वातावरण नहीं बदलता, ऐसा नहीं है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, ये पूछता है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। हम तो केवल समय की आवश्यकता की उपज है। मतलब हिंदुस्तान जिस परिस्थितियों में अभी है, और ये परिस्थितियां हिंदुस्तान की ऐसी है कि यहां पर लोगों को एकजुट होकर के देश की आजादी और देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए लड़ना और संघर्ष करने का है। और हम लोगों ने वही काम किया है ना। ये केवल आवश्यकता के समय की उपज है। हम लोग वैसे समय में हम लोगों का जन्म हुआ है, ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें यही काम करने के लिए चुना है, भेजा है। जब हमने इस प्रकार का कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन कभी नहीं हो सकता है। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार की कठिनाइयों का जो है निशाना हम लोगों को बनाया जाता था। यहां तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहते थे वो लोग भी हम लोगों के साथ छोड़कर चल गए। ठीक है, क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेल से दंड भोग कर लौटे हैं और अब भी कार्य कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हम लोगों के उदाहरण में हैं, दिमाग में है, पढ़े हैं, जानते कि वो जेल गए और जेल में उसको बहुत सारी यातनाएं सहना पड़ा और फिर वापस आकर के वो देश के लिए काम किए। वाकुनिन एक ये रूसी सज्जन है। वाकुनिन ने आपके सामने सोच विचार किया होता तो प्रारंभ में आत्महत्या कर लेते। आज वाकुनिन जैसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में है ना, रूस में, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेल में बिताया है। एक और विशेष बात की और मैं आपका ध्यान, आगे जो है वो पत्र में लिखते हैं भगत सिंह कि एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो बात यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, जन्नत, दोजख, दंड और भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब
आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। खासकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं है। मतलब जो है ना, सुखदेव भगत सिंह को लिखे थे पत्र में कि मतलब आत्महत्या हत्या का वो चर्चा किए थे, तो वो उसको इसको जो है एक तरह से साहस बांध रहे हैं कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग आत्महत्या के विषय में नहीं सोच सकते, है ना। तो वो भगत सिंह जो है सुखदेव बता रहे हैं। लास्ट में जो है आवेदन में अंतिम में वही लिखते हैं भगत सिंह कि आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मैं अपने बारे में यह सोचता हूं कि मुझे अटल विश्वास है कि मुझे मृत्यु दंड सुनाया जाए और उसमें किसी भी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की मुझे तनिक भी आशा नहीं है। और मेरी यह इच्छा है, भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मेरी यह प्रबल इच्छा है कि जब ये आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे तो उस समय हमें फांसी दे दिया जाए। ये देखिए भगत सिंह की इच्छा क्या है, इसलिए वो सारे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसा देश प्रेमी और देश के दीवाने बहुत कम जन्म लेते हैं। भगत सिंह कह रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है कि मुझे उस समय फांसी दे दिया जाए जिस समय ये आंदोलन चरम स्थिति पर होगा, आजादी एकदम बिल्कुल पास होगा। संभवतः वो ऐसा इच्छा इसलिए रखते थे क्योंकि जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर होगा, ऐसे समय उनको फांसी पर अगर चढ़ाया जाएगा तो देशवासियों में उसका तीव्र आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा एक नया ऊर्जा भरेगा, उससे लोगों में एकता आएगा और देश को स्वतंत्र कराने का जुनून पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा और यह ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से भारत को मुक्त कराने में यह सहायक होगा। और भगत सिंह की आत्महत्या को भी, भगत सिंह की आत्मा को भी, भगत सिंह के आत्मा को भी इससे हार्दिक शांति और संतोष की प्राप्ति होगी और भगत सिंह का भी उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्या था दीवाना देश के लिए। तो यहां पर ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है या जो लेखक का परिचय है, ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए फिर अगला वीडियो आएगा। और इसी तरह से आपका जो है प्रेम अगर बना हुआ रहा तो है ना, ये अगला वीडियो जो है वो जल्द आएगा और फिर अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में।